आजकल विभिन्न वृक्षों और फसलों की नर्सरी तैयार कर बेचना एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। जिला मधुबनी के साहरघाट में रहने वाले प्रगतिशील किसान मेथुर गामी भी खेती के साथ लो टनल में विभिन्न फसलों की नर्सरी तैयार कर अन्य किसानों को उपलब्ध कराते हैं और खुद भी खेती करते हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी मिल जाती है। तो चलिए मिलते हैं मेथुर गामी से और जानते हैं उनके अनुभवों को। मधुबनी साहरघाट के प्रगतिशील किसान मेथुर गामी अपने गांव के जाने माने किसान हैं और उन्हें ये उपलब्धि खेती के प्रति लगन और मेहनत से मिली है। मेथुर गामी धान, गेहूं और सब्जियों की खेती करते हैं। साथ ही लो टनल में अगेती सब्जियों की नर्सरी तैयार कर अन्य किसानों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे इन्हें तो अच्छा रोजगार मिलता है, साथ ही साथ गांव के अन्य लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। जैसे धान, गेहूं और सब्जी का खेती करते हैं। मेन जो है मैं सब्जी का पौधा ग्रो करते हैं। जैसे अभी का सीजन है कि लत्ती वर्गीय पौधा का ग्रो करना, तो अभी मेरे नर्सरी में हजारों पौधा तैयार है। 1 महीना का है और 15 दिन के बाद ही खेत में लगाया जाएगा और होली में हम लोग भरपूर सब्जी खा पाएंगे। सब्जी जो है मैं राजेंद्र चमत्कार वैरायटी लौकी लगाते हैं, करेला है। सब्जी में इतना तरह का जो है बेल वाला सब्जी सब लगा ग्रो करते हैं, किसान को देते हैं, अपने भी लगाते हैं और समय से 1 महीना पूर्व हम लोग खा पाते हैं, जिससे यहाँ का किसान पूरा खुशहाल है। हमारा पौधा पूरा मधुबनी जिला में जाता है और हर प्रखंड में लोग लगाते हैं। जैसे गेंदा हो गया, तो गेंदा का सब पैकेट जितना भी 10-12 वैरायटी का जो है, फ्रेंच गेंदा, हाइब्रिड गेंदा, कलकतिया गेंदा, जो भी गेंदा है उसका पौधा हम अपने नर्सरी में 50-50 करके लगा लेते हैं। इसके बाद में हम नींबू वर्गीय जाति का जो भी बढ़िया वैरायटी है, जैसे अजूबा चीज़ है, जमीरी बारहमासी, जो हर सालों भर फला रहता है, इसका पौधा खुद बनाते हैं। जमीरी नींबू का बनाते हैं, बनारसी काजी का बनाते हैं, बेदाना का बनाते हैं, इस तरह का पौधा। और अपने नर्सरी में खुद अपना तैयार पौधा ही किसी को देते हैं। 5 लाख जो इनकम हुआ इसमें तो बीज खरीदना पड़ता है। जैसे हाइब्रिड गेंदे का बीज लेंगे तो बहुत महंगा है, जैसे लौकी का बीज लेंगे, हाइब्रिड करेले का बीज लेंगे तो बीज का खर्चा है। और इसके बाद में लेबर कॉस्ट है। जैसे नींबू का पौधा हो गया, तो नींबू का पौधा हो गया, एक लेबर से हम तैयार कराते हैं, हमको 5 रुपया पड़ता है। उसका बिक्री हमारा 15-20 रुपया होलसेल है और खुदरा में तो 50 रुपये बिकता है, तो 20 रुपया में होलसेल में हम दे पाते हैं। इसी में कुछ बच जाता है। इस हिसाब से खाद में खर्चा है। वर्मी कंपोस्ट मेन है, जो वर्मी कंपोस्ट में खर्चा होता है। वर्मी कंपोस्ट खुद अपने बनाते हैं, अपने गाय पाले हुए हैं, उसी से वर्मी कंपोस्ट बना के प्रयोग करते हैं, तो 1-1.5 लाख रुपया बच जाता है। इसे ज़्यादा नहीं कमा पाते। अभी हम लोगों को किसान को विकास कराना है और इस जगह को विकास कराना है कि लोग समझे और हमसे सीखे। इनका कहना है कि इन्होंने कृषि विश्वविद्यालय साबौर से प्रशिक्षण लिया और इसके बाद ही नर्सरी के व्यवसाय को अपनाया। मेथुर गामी अपने प्रक्षेत्र में विभिन्न सब्जियों, फूलों और फलों के पौधे तैयार करते हैं और बेहद ही कम दामों पर किसानों को उपलब्ध कराते हैं। हम बनाते हैं जो 5 फीट 6 फीट ऊंचा होता है और उत्तर दक्षिण के दिशा में लो टेरन जो है करीब 10 मीटर लंबा बनाते हैं। और दक्षिण दिशा में इसी लगाए हैं कि उस प्रकार सूर्य का रोशनी जो है हमारे टेनर को काफ़ी मात्रा में मिलता है। और बाहर का टेम्परेचर और अंदर का जो हम मिलाते हैं तो हमारा 8 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है लो टेनर में, और हमारा पौधा बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। और इसमें जो है मिट्टी, 1 भाग मिट्टी, 1 भाग रेत, 1 भाग वर्मी कंपोस्ट मिला करके थैली पैक करते हैं। उस थैली में मिट्टी मिश्रण में ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल करते हैं। और इस मिट्टी पैकिंग में अंकुरित बीज को अंकुरन हम 4 दिन पहले करवा लेते हैं। पौधा को बीज फुला के और उसको अंकुरन जनरेशन करवा लेते हैं। रेत है, इसमें 1 हिस्सा जो है वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे और 1 भाग मिट्टी मिलाएंगे और इसी में ट्राइकोडर्मा जो बनाए हुए हैं वो ट्राइकोडर्मा मिला के इसको थैली में भरेंगे। थैली में भरने के बाद ऐसे दाब के एक बीज डालेंगे और बीज डालने के बाद उस पर कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिला के एक परत दे देंगे जो सामने में है, और ये अंकुरन हो जाएगा। टेनर में जो है
15-20 दिन में ग्रो करके पौधा तैयार हो जाएगा। देखते हैं कि बाहर का टेम्परेचर 7-8 डिग्री है, 6 डिग्री पे पहुंच गया, तो उसके लिए प्रत्येक टेनर में हम 1000 वाट का 3-3 बल्ब सेट कर देते हैं कि उससे हमारा जो टेम्परेचर हाई हो जाता है, जो हमारा मेंटेन हो जाता है। उसमें बल्ब लगाते हैं, बल्ब लगाने का जरूरत नहीं है, लगा तो 1000 वाट का बल्ब 3-3 जलाते हैं एक टेनर में। यदि किसी तरह का रोग हमारे पौधा में आता है तो एक हम 10 पनी अर्क बनाते हैं, जो गाय के गोबर, पेशाब, नीम के पत्ता, करंज के पत्ता, इस तरह का 10 तत्व है, उसको 1 महीना पहले हम तैयार करके रखते हैं और उस पानी को 1 लीटर पानी को 10 लीटर पानी में देने के बाद स्प्रे करते हैं, तो हमारे बगीचा में कोई भी रोग या कोई भी कीट या कोई भी बीमारी नहीं रहता, हमारा सारा कंट्रोल रहता है। तब डालते हैं तो 1 सप्ताह में हमारा पौधा 2 पत्ता वाला हो जाता है। और जब 1 महीना 25 दिन, 35 दिन, 40 दिन का हो गया तो उसको खेत में लगवाते हैं। सब पौधा को सही सलामत में उगा लेते हैं और लोगों को बताते हैं इस तरह से उगेगा, इस तरह से ग्रो होगा, हमको कोई परेशानी नहीं है। जो कर रहे हैं वैज्ञानिक, उसी का ट्रूप को भी हम कर रहे हैं और उनके आधार पर चल रहे हैं, तो बहुत आगे हमको फायदा मिल रहा है। जो सलाह होता है तो मोबाइल से उनसे सलाह लेते हैं और हमारे लिए हरदम हाजिर रहते हैं। किसान भाइयों मैथुर गामी खेती बाड़ी से न केवल खुद अच्छी आमदनी कमा रहे हैं, बल्कि दूसरे किसानों को भी खेती की उन्नत तकनीकों को सिखा रहे हैं और इसके लिए इन्होंने किसानों का स्वयं सहायता समूह भी बनाया है, जिसमें इन्हें कृषि वैज्ञानिकों का भी सहयोग मिलता है। इसमें ऐसा है कि हम यह चाहते हैं कि केवल पैसा कमाना नहीं, लोग टेक्निक सीखें और सीख करके अपना जो है फसल ग्रो करे और अपने आत्मनिर्भर बन जाए। पैसे कमाना कोई चीज़ नहीं है, पैसा कमाने के लिए नहीं खोले हैं, लोगों को टेक्निक देते हैं कि हमारा इस क्षेत्र का किसान लोग जो आत्मनिर्भर बने और इस टेक्निक से खेती करें। यही मेरा उद्देश्य है, यही हमारा समूह का उद्देश्य है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। फूलों में ग्लैडियोलस की बाजार मांग अधिक रहती है। इस वजह से इसके फूलों की अच्छी कीमत किसानों को मिलती है, जिससे किसानों की इसकी खेती में रुचि बढ़ रही है। हमारे जिन किसानों ने ग्लैडियोलस की फसल लगाई है, वो इससे अधिक उत्पादन के लिए कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, आइए जानते हैं बागवानी विशेषज्ञ अनिल कुमार सिंह से। साथियों, ग्लैडियोलस की खेती जो हमारे किसान भाई किए हुए, उनकी फसल तैयारी की स्थिति में है और कुछ किसान भाई थोड़ा सा अभी कुछ आगे चल के भी जो है, जब गर्मी का सीज़न आता है उस समय भी उसकी कटाई करते हैं, उस हिसाब से बुआई किए हुए हैं। और उनका उद्देश्य सिर्फ यह होता है कि उसमें जो उनको शादी ब्याह का सीज़न मिले या किसी त्यौहार का सीज़न मिले तो वहाँ पर जो है उनको उसका अच्छा मूल्य मिल सके। तो हमारे किसान भाई जो अभी फसल रखे हुए हैं, तो इसमें 2-3 चीज़ों की सावधानी रखने पर उनको इससे अच्छा लाभ मिल सकता है। पहली चीज़ तो ये कि किसान भाई इसमें नमी, खेत में अपने नमी बराबर बनाए रखें। और जो किसान भाई अभी तक ड्रिप सिस्टम का उपयोग अपने इस फसल में नहीं कर रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग करें। उससे उनकी फसल में कम सिंचाई में भी जो है फसल की गुणवत्ता अच्छी होगी और इससे ये उसमें अपने उर्वरक का प्रयोग भी जो है पूरे ड्रिप माध्यम से ही कर सकते हैं, जिसमें कम उर्वरक में ही उनका काम चल जाएगा। जिन किसान भाइयों ने अभी गुड़ाई करके मिट्टी नहीं चढ़ाया है, तो वो हल्की गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ा दें और ये ध्यान रखें मिट्टी चढ़ाने के पहले जो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग उनको किया जाना बाकी है, जो आधी मात्रा या 1/3 मात्रा अभी उनकी बाकी है, तो उस मात्रा की टॉप ड्रेसिंग करने के बाद तब उस पर मिट्टी चढ़ावें। किसान भाइयों, सामान्यतया इसमें किसी कीट और रोग का प्रभाव तो बहुत न्यूनतम ही होता है। कभी कभी इसमें जिंक सल्फेट की कमी से कुछ दाग धब्बे पड़ते हैं, तो अगर आपने भूमि का परीक्षण कराया है, अगर उसमें जिंक सल्फेट की कहीं कमी है या इस तरह के कोई लक्षण आते हैं, तो जिंक सल्फेट का जो है 2% का घोल का छिड़काव कर सकते हैं अथवा 10 से 15 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग प्रति एकड़ की दर से आप इसका मिट्टी में भी मिला सकते हैं। हालांकि ये बेसल ड्रेसिंग के समय ही मिलाया जाना सबसे उपयुक्त होता है। तो इस प्रकार से जो है आप अपने जिंक सल्फेट की कमी को पूर्ण करके इस रोग से बचाव कर सकते हैं।
कीट का प्रयोग सामान्यतः कोई नहीं होता है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है तो डाइमेथियोट का प्रयोग आप इसमें करके कीट से आप इसकी सुरक्षा कर सकते हैं। ग्लैडियोलस फूलों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए इसकी बाजार मांग को देखते हुए हमारे जो किसान भाई ग्लैडियोलस फूल की खेती कर रहे हैं, तो इन्हें इससे अधिक लाभ लेने के लिए पुष्प डंडियों की कटाई व कटाई के बाद कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा, जिस पर जानकारी के लिए आइए मिलते हैं। जिन किसान भाइयों की ग्लैडियोलस तैयारी पर है तो उनको यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसकी जब उनको कटाई करनी है तो उस समय विशेष रूप से यह ध्यान देना है कि इसकी स्पाइक जब पूरी निकल आती है, लेकिन खिलने से पूर्व ही इसकी कटाई की जानी है। तो अपनी जिस तरह से इसकी मार्केट में भेजना है उस आधार पे इसकी कटाई करें, जितनी मात्रा में इनको भेजा जाना है। और कटाई ज़्यादातर प्रयास ये करें कि सायंकाल या सुबह के समय करें। तो और करने के बाद जो इसके कटे हुए भाग की तरफ पहले अगर कोई जूट का पुराना बोरा है तो उसको फाड़ करके उसके टुकड़े से इसको बांध करके और उसको थोड़ा नमी दे करके उसको बांध दें, और इसके बाद इसको अखबारों में लपेट करके मार्केट में भेज सकते हैं। इस प्रकार से जो आपकी जो स्पाइक है वो थोड़ा लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी, उसमें कोई दाग धब्बा भी नहीं आएगा अखबार में लपेटा होने के कारण। तो आप इसकी पैकिंग अच्छी प्रकार से करके भेजें। और अगर कुछ समय तक इसको रखा जाना है तो इसमें जो है जल्दी फूल, चूँकि अभी खिले नहीं रहेंगे तो इसकी मार्केट अच्छी मिलेगी, लेकिन इसकी स्पाइक में जो पुष्प हैं अगर खिल जाएंगे तो इसका मूल्य जो है फिर अच्छा प्राप्त नहीं होता है। तो किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान देना है। जहाँ पर ग्लैडियोलस रखा जाए तो उसमें अगर कई दिन तक रखने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ जो बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, बकेट में थोड़ा पानी है, तो उसमें थोड़ा सा नमक या चीनी मिला करके तब रखा जाए, तो इससे जो है इसके फूल जो है ज़्यादा समय तक टिके रहते हैं। तो इस प्रकार किसान भाई जो इसके रख रखाव की व्यवस्था करेंगे उनको अच्छा लाभ इससे प्राप्त हो। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत सरकार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में गरज वाले बादल बनने की संभावना है तथा इसके प्रभाव से अगले 24 से 72 घंटे के अंदर हल्की वर्षा अनेक स्थानों पर होने की संभावना है। इसका प्रभाव बिहार के उत्तर पश्चिम जिलों तथा तराई के क्षेत्रों में अधिक होने का अनुमान है। हालांकि मैदानी भागों के जिलों में भी इस मौसमी सिस्टम का असर देखा जा सकता है। कृषक भाइयों को सलाह दी जाती है कि पूर्वानुमान की अवधि में हल्की वर्षा की संभावना को देखते हुए कृषि कार्यों में सतर्कता बरतें। फसलों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। खड़ी फसलों जैसे कि गेहूं, मक्का, आलू, मटर, चना एवं सब्जियों की फसल में इस समय सिंचाई न करें, इसके लिए इंतजार कर सकते हैं। हल्दी एवं ओल की तैयार फसलों की फिलहाल खुदाई न करें। खुदाई की गई हल्दी एवं ओल की कंद को सुरक्षित स्थानों पर भंडारित कर लें। समय से बोई गई गेहूं की 40 से 50 दिनों की फसल में दूसरी सिंचाई एवं अगात बोई गई गेहूं की फसल जो 60 से 65 दिनों की हो गई है, उसमें तीसरी सिंचाई के लिए इंतजार कर सकते हैं। आलू की फसल में कटवर्म या कजरा पिल्लू की निगरानी करें। इस कीट का प्रकोप फसल में दिखने पर बचाव के लिए क्लोरपाइरिफॉस 20 EC दवा का 2.5 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। झारखंड प्रदेश के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आलू फसल के बाद खाली खेत में अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियां जैसे कि फूल गोभी, बंधा गोभी, टमाटर, भिंडी, बैगन, मिर्च एवं लतर वाली सब्जियां जैसे कि नेनुआ, झिंगी, कद्दू, कदीमा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा इत्यादि की खेती करें। चने की फसल में सुंडी कीट की निगरानी करें। ये कीट प्रारंभ में पत्तियों तथा कोमल टहनियों को नुकसान करती है तथा बाद में चने की फलियों में छेद करके अंदर प्रवेश कर जाती है और दानों को खाकर खोखला कर देती है, जिससे उपज में काफी कमी आती है। ये कीट दिन में भी पौधे में लगी फलियों में आधी घुसी हुई और आधी लटकी हुई देखा जा सकता है।
इससे बचाव हेतु खेतों के पास प्रकाश प्रपंच लगाकर प्रौढ़ कीटों को आकर्षित कर तथा नष्ट कर इसकी संतति को कम किया जा सकता है। फेरोमोन प्रपंच 3 से 4 प्रपंच प्रति एकड़ की दर से लगाएं। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो स्पेनोसेड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। मक्का की फसल जो 50 से 60 दिनों की हो गई हो, उसमें सिंचाई कर 50 किलोग्राम नेट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें। सब्जियों में निकाई गुड़ाई एवं आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। इस मौसम में आलू की फसल में झुलसा रोग की संभावना बनी रहती है, अतः किसान भाई नियमित रूप से फसल की देखरेख करें। आलू को 10 से 15 दिनों पर सिंचाई करें। प्याज की रोपाई करें। पौध की रोपाई अधिक गहराई में ना करें। गत माह रोपी गई प्याज में निकौनी करें तथा हल्की सिंचाई 10 से 15 दिनों के अंतराल में करते रहें। पशुपालक भाई दुधारू पशुओं का विशेष ध्यान रखें। इस मौसम में इन पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने हेतु हरे एवं शुष्क चारे के मिश्रण के साथ 50 ग्राम नमक, 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु एवं दाना खिलाएं। नियमित रूप से कैल्शियम की सुई दिलाएं अथवा तरल कैल्शियम पशुओं के दाने के साथ मिलाकर खिलाएं। अपने पालतू पशुओं को ठंड से बचाने के लिए इनके रहने की जगह के आसपास आग जलाकर स्थान को गर्म रखें तथा दरवाजे एवं खिड़कियों में जूट के बोरे का पर्दा लटका दें। साथ ही साथ धूप निकलने के बाद ही पशुओं को बाहर निकालें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। ग्राम बाबू बरही, जिला मधुबनी के हरीश सिन्हा ने। आपने कम समय में चारा उगाने वाली हाइड्रोपोनिक्स मशीन के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ये मशीन जो है पूर्णतः विद्युत पर निर्भर है, इलेक्ट्रिसिटी पर। ये मशीन जो पीछे लगी हुई है हमारी, इसको 24 घंटा निर्बाध रूप से इलेक्ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। ये इसमें एक कह सकते हैं कांस्टेंट है कि हमको इसमें बिजली का हमेशा निर्बाध रूप से आपूर्ति करनी पड़ेगी, तभी हमारा मशीन चल सकेगा और हमारा जो हरा चारा का उत्पादन है वो सही ढंग से हो सकेगा। किसान हरा चारा उगाने वाली हाइड्रोपोनिक्स मशीन की इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि बिजली से चलती है और इस मशीन में आर्द्रता और तापमान स्वतः ही नियंत्रित रहते हैं। ये मशीन थोड़ी महंगी है, लेकिन पशुपालकों के लिए काफी उपयोगी है, खासकर उन किसानों के लिए जिनके पास चारे को उगाने के लिए पर्याप्त जमीन और पानी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हम लोग बैकअप में ठीक अभी जनरेटर का भी उपयोग कर सकते हैं, और नहीं तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक पावर है, उससे काम इसका चल जाएगा। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे में हमारा ये 2-2 टन का एसी लगा हुआ है। तो इसके अलावा इसमें मोटर लगा हुआ, पंप, पानी का पंप लगा हुआ है, पानी का मोटर भी लगा हुआ है। साथ में टैंक बगल में लगा हुआ है जो जहाँ से पानी हमारा स्टोर रहता है और पानी का उपयोग होता है। इसमें निर्बाध रूप से पानी और बिजली, ये दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, तभी ये काम कर पाएगा। इस तकनीक से चारा उगाने के लिए खास बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे बुआई के 12 घंटे पूर्व ही बीजों को भिगोकर अंकुरित करना पड़ता है। इसके बाद ट्रे में अंकुरित बीजों को अच्छी प्रकार से बिछाया जाता है। इसके बाद इन ट्रे को बनाए रेकों में रखा जाता है। तापमान में अधिक कमी या बढ़ोतरी दोनों ही चारे के उत्पादन पर विपरीत असर डालते हैं। इसी प्रकार कमरे में अधिक आर्द्रता होने पर चारा में रोग उत्पन्न होने लगते हैं और आर्द्रता कम होने पर चारे की बढ़वार रुक जाती है। इसलिए इन दोनों ही बिंदु पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। इसमें जो हम लोग उपयोग करेंगे, जो भी ग्रेन उपयोग करेंगे, जो भी अनाज उपयोग करेंगे, खास करके जैसे मक्का की हम बात करें, तो वो ऐसा हम बीज लेते हैं जो जमने योग्य हो। कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए हम हाइब्रिड का ले आकर के रखें, लेकिन वैसे जैसे कंपोजिट वैरायटी ही है जो जम सके, जिसकी जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छी हो, 80% से ऊपर हो, वैसे बीज का हम इसमें प्रयोग करेंगे। और इसका यही ध्यान हमको मुख्य रूप से रखना पड़ेगा कि वो जर्मिनेट कर जाए। जर्मिनेट करने वाला ही बीज का हम इसमें प्रयोग करेंगे, और जब 7 से 8 दिन के बाद से हमारा ये
फसल तैयार हो जाता है और फिर उसको हम लोग हरे चारे के उपयोग कर लेते हैं। प्लेट्स रखे हुए हैं, बैठा हुआ है, इसका इस तरह से इस्तेमाल किया गया है कि प्रतिदिन लगभग हम लोग इसका जो कैपेसिटी है 1 क्विंटल 20 केजी करीब प्रतिदिन इसमें हम लोग ग्रेन डालेंगे, ठीक है। और ये 7वें से 8वें दिन वो हमारा तैयार हो जाएगा, तो एक चक्र बन जाएगा। तो जिसमें जैसे कि आप पहला दिन डाले, फिर दूसरा दिन डाले, तीसरा दिन डाले, चौथा दिन डाले, 5वां दिन डाले, 6ठा दिन डाले, 7वां दिन डाले, तो 8वें दिन में आपको हरा चारा लगभग 8 क्विंटल के आसपास आपको हरा चारा मिल जाएगा। और फिर जैसे आप हरा चारा को हार्वेस्ट करेंगे, फिर नीचे वाला जो प्लेट खाली होगा फिर उसमें हम लोग ग्रेन डाल देंगे। तो ये लगातार एक चक्र चलता रहेगा और प्रतिदिन आप चाहेंगे तो प्रतिदिन हार्वेस्ट होगा और प्रतिदिन आपको उसमें दाना डालना होगा। तो एक तरह का ये चक्र बना रहेगा, लगातार इसमें हम डालते रहेंगे तो हमको हमेशा हरा चारा उपलब्ध होता रहेगा। सावधानी ये बरतने की है कि इसका जो टेम्परेचर वगैरह सेट करना है उसको ध्यान से पूर्वक सेट करना होगा। और साथ सबसे बड़ा चीज़ है जो गुणवत्ता पूर्ण बीज का उपयोग करना पड़ेगा। वैसा बीज जो बढ़िया से जर्मिनेट हो, उसका पहले से हम लोग जर्मिनेशन देख सकते हैं कि हाँ जी ये बीज अगर अच्छा से जर्मिनेट हो रहा है तो हम उसी को डालेंगे। अन्यथा क्या होगा कि हमारा बीज तो चला जाएगा, वो जाकर के सड़ जाएगा, क्योंकि इसमें अंकुरण नहीं होगा तो इस स्थिति में वो हमारा खराब हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो हमको ये चीज़ का चुनाव करना पड़ेगा कि वैसे बीज जो जन्म सके। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। अच्छे लाभ के लिए जाड़े के मौसम में मत्स्य तालाबों का प्रबंधन। बटन मशरूम उत्पादन कर महिला किसान ने बनाई अपनी पहचान। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com।